तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पहली वीडियो में पाठ नंबर 8 की कविता कौन को आप पढ़ चुके हैं और उससे जुड़े जो शब्द के अर्थ हैं वो भी हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम उस कविता से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे और इन प्रश्न उत्तरों को मैंने आपके लिए सामने लिख भी दिया है ताकि आप न केवल प्रश्नों के उत्तरों को समझ सकें बल्कि आपको ये भी पता चले कि प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से लिखे जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या छोटे बच्चों के साथ यही आती है कि उनको प्रश्नों के उत्तर तो पता होते हैं लेकिन उनको कैसे लिखा जाए इसकी समझ उनमें थोड़ी सी कम होती है। तो धीरे धीरे हम अभ्यास के द्वारा ये चीज़ भी सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं और किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि, यहाँ पर जो ये की लिखा है वो ठीक है कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। आपने कविता पढ़ी है, जिसने अगर कविता नहीं पढ़ी है तो वो चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखें और फिर प्रश्न अभ्यास करें। तो कविता जब आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि वो शरारती जीव कौन है यहाँ पर? चूहा। वो अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूता रखने के स्थान पर, अर्थात घर के कोने कोने में वो घूमता हुआ गया। बहुत सारी जगह पर जहाँ जहाँ उसको चीज़ें मिली वहाँ वहाँ पर गया। चप्पलों को कुतरा, रसोई घर में जाके अनाज को बिखराया, स्टोर में जाकर अलग अलग काम किए, अलमारी में जाके कपड़ों को कुतर दिया। ठीक है, तो ये जो चूहा था बड़ा ही शैतान था। अगला प्रश्न क्या है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान अनाज का, कपड़ों का, जूते चप्पलों का, किताबों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मतलब इन चीज़ों का हमें रोज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। किताबों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पढ़ने के लिए, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं चीज़ों का होगा। दूसरा, किताब की अगर जिलत फट जाए तो उसको लगवाने में बहुत समय भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। अनाज अगर ख़राब हो जाए तो भी हमें अनाज बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अगला प्रश्न देखें तो वो है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? वैसे तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आप खुद कविता को पढ़कर आप खुद समझें कि आपके हिसाब से नुकसान कौन सा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं एक उत्तर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों से ही हमें बहुत सारी बहुमूल्य बातें सीखने को मिलती है। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जैसे बहुत सारी किताबें आपके घर में भी रखी होंगी, पुरानी किताबें जो आपके दादा दादी ने पढ़ी होगी, पापा ने पढ़ी होगी, वो किताब आज भी जिंदा है, वो किताब आज भी वैसी की वैसी ही है। तो उससे आप भी अच्छी बातों को सीख सकते हैं। तो और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। उतारा जा सकता मतलब उन बातों को हम अपने व्यवहार में लेकर आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान किताबों का ही है। अगला प्रश्न देखें, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है और तुमने कैसे अनुमान लगाया? भाई जितने भी काम ये हो रहे हैं वो तो बस एक ही शरारती जीव कर सकता है, वो है चूहा। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि को उतरता है, खुर करके इधर उधर भागता है और कोने में छिपता है। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ, जो ये भागता शब्द है इसके लिए कविता में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि कौन कौन सी चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। देखो,
कपड़े को कुतरा जा सकता है, कागज को कुतरा जा सकता है, जूते चप्पल को कुतरा जा सकता है, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ऐसे बदला जा सकता है। अनाज को बिखराया जा सकता है, दूध को, चीनी को, और कोई नमक भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल सही। और यहां पर मैं लिख सकता हूं बिस्किट, बिस्कुट लिख सकता हूं, हिंदी भाषा में हम इसे बिस्कुट भी कहते हैं। तो बिस्कुट को कुतरा जा सकता है। आपने देखा होगा दुकान पे कई बारी सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें कुतरा हुआ पैकेट दे देता है, तो हम तुरंत कहते हैं नहीं भैया ये तो खराब है, हमें दूसरा पैकेट दो। काटा जा सकता है, कपड़े को काटा भी जा सकता है और कुतरा भी जा सकता है, रस्सी को काटा भी जा सकता है और बिजली के तार को भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। लेकिन आप चाहें तो आप अपने आसपास जो आपने देखा हो कि कोई और भी वस्तु है जो काटी जा सकती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये केवल एक उदाहरण है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि केवल यही उत्तर हो सकता है। आप अपने आसपास की चीज़ों के आधार पर अलग अलग भागों में उसे विभाजित कर सकते हैं। आगे देखो, कबाड़ का हिसाब। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी, प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से कबाड़ी हमारे लिए एक साइंटिस्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि वो ही पुरानी चीज़ों को, टूटी फूटी चीज़ों को नई चीज़ों में बदलने में मदद करता है, या हमारे घर की टूटी फूटी चीज़ों को ले जाकर दुकानों को बेचता है, दुकान पर बेचता है, और वो दुकान वाले फिर उन चीज़ों से नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कबाड़ी जो है वो एक वैज्ञानिक की तरह काम करता है, क्योंकि वो टूटी हुई चीज़ों से भी नई चीज़ें बनाने की काबिलियत रखता है। तो हमें कबाड़ी को गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा उसे प्यार देना चाहिए, सम्मान की नज़रों से देखना चाहिए। तो कबाड़ी क्या करता है? पुराने अखबार, लोहा, प्लास्टिक की चीज़ें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? अब देखो, ये प्रश्न तो सोचने वाला है, ये तो सोच के ऊपर आधारित है। अब आपके इलाके में कबाड़ी क्या करता है आपको देखना है। जन साधारण तौर पर कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां जाकर इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि मैंने तुम्हें बताया। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोचकर देखो, अगर कबाड़ी अपना काम करना बंद कर दें तो आपके घर में कूड़े का अंबार लग जाएगा, बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, है ना? चलो अब आके देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैंने लिखा है स्वयं करो। अर्थात अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, परीक्षा में इसको ऐसे के ऐसे ही लिख कर आ जाएंगे, स्वयं करो। स्वयं करो का मतलब होता है बच्चों कि इस प्रश्न का उत्तर किताब के द्वारा नहीं दिया जा सकता, या किताब में आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ सकते हैं। ये प्रश्न का उत्तर आप अपने माता पिता की मदद से, और आपके आसपास अगर कोई कबाड़ी या पुराने अखबार की कोई दुकान है वहाँ पर जाकर आप पता लगा सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पर ये 12 रुपये प्रति किलो की दर से पुराने अखबार और रद्दी खरीदी जाती है। हमारे यहाँ पर 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो रद्दी वाला होता है या कबाड़ी वाला होता है वो इन चीज़ों को खरीद कर लेकर जाता है। हो सकता है आपके वहाँ पर 10 रुपये प्रति किलो हो सकता है किसी के यहाँ पर 8 रुपये प्रति किलो हो। तो ये आप खुद ही इसका जवाब लिखेंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, ये आपको खुद करना है। स्वयं करो मतलब खुद करना है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? भाई यही तो समस्या है। घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, फैल जाएगी, इसे फैल जाएगी नहीं बोलेंगे। अगर फैल जाएगी बोलेंगे तो वो ये होगा, नीचे नुक्ता होगा। और अगर लिखा है
इस तरीके से, तो ये है फैल और ये है फैल। ठीक है, ये फेल है, जो बच्चा फेल हो जाता है ना परीक्षा में, और ये है फैल यानी कि चीजें इधर उधर बिखर जाना। तुम्हारे घर में यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज फौज सॉरी फौज घुस गई है, तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप खुद ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको खुद ही लिखना है, क्योंकि ये एक सोच का प्रश्न है। इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें कि हम इन चूहों से बच सकें। आपने देखा होगा एक चूहे पकड़ने का एक क्या कहें हम उसे, एक चूहे पकड़ने का औजार भी होता है। ठीक है, चूहादानी जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर हम चूहे को पकड़ सकते हैं, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी तरीके की दवाइयाँ भी आ रही हैं जिनकी मदद से हम इन चूहों को, और बहुत सारे अगर चूहे आ गए हैं तो उनको हम भगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न अपने आप ही लिखना है, ध्यान रहे। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं भाई? बिल्ली घुस जाती है, गिलहरी भी घुस जाती है, मच्छर, चींटी, तिलचट्टा, छिपकली, और कई कई बार तो जो लोग घने जंगलों के आसपास रहते हैं उनके घर में सांप भी घुस जाता है। और भी बहुत सारे जीव हैं, मकड़ी है। ठीक है, मकड़ी है, वो भी घर में घुस जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं जो आपके घर में घुस जाते हैं। अगर और कोई नया नाम आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन शब्दों का अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। अभी तो आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, और इन शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया भी है, पहले भी बताया है। जैसे यहाँ पर खलीता शब्द के बारे में बताया, पूछा गया है, यहाँ छन्ने शब्द के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर धाता शब्द के बारे में पूछा गया है। प्यारे बच्चों, इन तीनों शब्दों के अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता मतलब थैली या जेब। छन्ने यानी कि छानने के लिए महीन कपड़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कपड़ा। धाता मतलब दौड़ना। ये चीज़ें हम बता चुके हैं आपको पहले भी। पिछली जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो में हमने कविता भी पढ़ी थी और शब्दों के अर्थ भी जाने थे। कौन कविता का सारांश? कवि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान करता है। कवि ये भी पूछता है कि किसने हमारे बटन कुतर दिए, किसने शाही को बिखरा दिया, किसने पूरे घर में अनाज फैला दिया, कौन दोने में से मिठाई उठा ले गया, किसकी वजह से तस्वीर के दो टुकड़े हो गए। वह जीव इतना शरारती है कि कभी कभी चप्पल कुतर देता है तो कभी जूता, कभी किताबों की जिल्द काट डालता है तो कभी कागज कुतर देता है। वह शरारती जीव रात भर जागता रहता है और कुछ कुछ आवाजें करके हमें सोने भी नहीं देता। कवि स्वयं उस जीव का नाम नहीं बताता, बल्कि बच्चों से उसका नाम पूछता है। तो बच्चों ने चिल्लाकर जवाब दिया होगा, चूहा, है ना? तो इस कविता को हमने एक कहानी में परिवर्तित कर दिया, एक उस कविता का सारांश बना दिया। अब हम कविता नहीं गा रहे हैं, बल्कि हमने उस कविता की एक छोटी सी कहानी में उसको बदल दिया। इसी को कहते हैं कविता का सारांश। और कवि कौन थे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से नाम लिखकर मुझे बताओगे आप लोग। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। एक मिनट बस। हाँ, चलिए आगे हमारे पास है काव्यांशों की व्याख्या। अब इस शब्द को समझिए, काव्यांश। काव्यांश का मतलब होता है, आप बहुत सारे बच्चों का नाम भी काव्यांश होता है। काव्यांश का मतलब है कविता का एक टुकड़ा या कविता का एक अंश, कविता का एक भाग,
या कविता का एक हिस्सा। तो आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये देखिए पूरी कविता नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर कविता का एक हिस्सा लिखा हुआ है। जैसे किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन उठा ले गया मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अब शब्दार्थ, चट कर गया मतलब खा गया, दुबक कर मतलब छिप कर, तस्वीर मतलब चित्र, ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रसंग मतलब इस कविता के बारे में बताया जा रहा है कि ये कविता क्या बता रही है। प्रस्तुत पंक्तियां, ये सभी पंक्तियां हैं कविता के अंदर जो लिखते हैं हम, उन्हें हम पंक्तियां कहते हैं। और ये कौन सी पुस्तक से है? हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4। भाग 4 मतलब कक्षा 4। और कौन सी कविता? कौन कविता। और इसके रचयिता कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। इसमें चूहों की शरारतों का वर्णन किया है। व्याख्या, व्याख्या मतलब इस कविता के बारे में हमने जो अभी ऊपर हमने सारांश पढ़ा था, अब हम इस कविता को, जो ये कविता की पंक्तियां हैं, इन कविता की पंक्तियों को हम कहानी के रूप में लिखेंगे। कैसे? देखो, कवि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे बटन कुतर देता है, शाही बिखरा देता है, छिपकर अनाज खा लेता है और पूरे घर में उसे बिखरा देता है। कौन ऐसा जीव है जो दोने में रखी मिठाइयाँ उठा ले जाता है, तस्वीर में बंधी रस्सी काटकर उसे गिरा देता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। आप प्यारे बच्चों समझ रहे हो किस तरीके से हमने कविता को कहानी में परिवर्तित कर दिया। यानी कि कवि हमसे क्या पूछ रहा है, कवि मतलब जिसने इस कविता को लिखा है। अब दूसरा सारांश क्या है, या दूसरा काव्यांश क्या है हमारे पास, कि कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। ये जाता है बच्चों। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, कौन टांगता धो धो कर, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। यहाँ पर शब्द जो मुश्किल है मैं पहले बता चुका हूँ। खलीता मतलब थैली और पोथी मतलब किताब। प्रसंग जो हमने पहले पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही कि वैसे प्रसंग लिखना है। प्रसंग का मतलब होता है कि ये जो कविता है, जो ये पंक्तियां हैं, ये कौन सी कविता से ली गई हैं और कौन से पाठ से ली गई हैं, और उस किताब का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। ये सब चीज़ें हम प्रसंग के अंदर लिखते हैं। तो जैसे अभी हमने ऊपर लिखा है, बिल्कुल वैसे का वैसा आप दोबारा लिख देंगे। पूर्ववत नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। पूर्ववत मतलब जैसा पहले किया। व्याख्या, व्याख्या, शरारती जीव कभी चप्पल कुतर देता है तो कभी जूता, कभी थैली पर आक्रमण कर देता है। अब देखो, ये शब्द तो कविता में नहीं है, लेकिन हम इस कविता को समझकर लिख रहे हैं, जिससे उसमें से पैसे गिर जाते हैं, है ना। कवि फिर पूछता है कि वह शरारती जीव कौन है जो किताबों की जिल्द काटकर उनके पन्ने बिखरा देता है, कौन छननी उठा ले जाता है जिसे मैं रोज धोकर टांगता हूं। तो अब उस कविता को कहानी के रूप में हमने लिखा, उस कविता को हमने एक सारांश के रूप में हमने लिख दिया। तो वो है व्याख्या, यानी कि कविता को अब हम कविता की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उसको हमने एक शब्दों में, कहानी के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की है। आगे फिर से वही हमारे पास तीसरा अगर काव्यांश देखें तो क्या है, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो इसमें अगर शब्द देखें तो रद्दी मतलब बेकार चीजें, गड़बड़ मतलब गलत। पूर्ववत का मतलब क्या है, जैसा पहले हमने लिखा है कि यह कविता रिमझिम पुस्तक भाग 4 की कविता कौन से ली गई है, जिसके लेखक श्री सोहनलाल द्विवेदी हैं। अब इसकी व्याख्या
जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कौन से कब? जब हमने कविता को पढ़ा था तब। तो अब व्याख्या अगर हम पढ़ें, यानी कि इस कविता के इस काव्यांश को हम अपने रूप में, अपनी भाषा में किस तरीके से लिख सकते हैं, वो है व्याख्या। यानी कि इसको खोलकर समझाना, पंक्तियों को बिल्कुल समझ कर लिखना, उसे व्याख्या कहते हैं। कवि कहता है कि वह शरारती जीव कागज भी कुतरता रहता है, जिससे पूरे घर में रद्दी भर जाती है। कवि उस जीव की तुलना कबाड़ी से करता है और कहता है कि कबाड़ी की तरह यह जीव दुनिया भर का कूड़ा लाकर घर में फैला देता है। कवि फिर बच्चों से पूछता है कि कौन रात भर कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने भी नहीं देता। खुरखुर करता हुआ इधर उधर भागता रहता है, खाने की चीजें ढूंढता है। ये ढूंढता लिखा हुआ बेटा, ठीक है, ढूंढता है, सही कर लेंगे हम इसे। ढूंढता है, फिर कोने में छिप जाता है। ठीक है, तो कौन है वो? बिल्कुल चूहा ही तो है। अब आखिरी हमारे पास काव्यांश बचता है क्या? रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता? शरारत यानी कि शैतानी, बदमाशी। धाता मतलब दौड़ता। प्रसंग हम फिर से वही लिखेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं, ये रिमझिम पुस्तक 4 की कविता कौन से ली गई है, जिसके लेखक हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। और इसकी व्याख्या करें, मतलब खोल कर समझाएं, इन पंक्तियों को और गहराई से समझ लें। तो कवि कहता है कि वह शरारती जीव रोज रात भर जगता रहता है, खुरखुर करता हुआ इधर उधर रहता है, दौड़ता है। कवि बच्चों से उस जीव का नाम पूछता है। तो बताओ जरा जल्दी से, क्या नाम है? बिल्कुल सही, चूहा। प्यारे बच्चों, भले ही आपको लगे कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आज आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि हम प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें। बच्चे बहुत थोड़ा थोड़ा उत्तर लिखते हैं और उनको पता नहीं रहता कि हमें उत्तर किस तरीके से लिखना है। तो आज मैंने थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना। और ये सभी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेना। सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, लिखना है और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, याद करनी है, याद करना है इसे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टाटा।